Good morning, everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. So, today we are going to start class 6, chapter number 5, What Books and Burials Tell Us. In this chapter, we will study about books and burials. So, let's start our lesson. Mary in the library. As the bell rang, the teacher asked the students to follow him because they were going to the library for the first time. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom, and there were so many shelves, all full of books. In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said, "That cupboard has very special books on different religions. Did you know that we have a set of Vedas?" "What are the Vedas?" Mary wondered. Let us find out. तो इस लेसन की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची के साथ जो कि एक स्कूल में पढ़ती है, जिसे उसके टीचर कहते हैं कि चलिए आज हम आपको लाइब्रेरी लेकर चलते हैं। और मैरी जो है वो फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी जा रही है, तो उसे बहुत अजीब लगता है कि ये लाइब्रेरी क्या चीज़ है। तो वो अपने टीचर के पीछे पीछे साथ साथ चलते हैं, और जैसे ही वो लाइब्रेरी में कदम रखती है उसे बहुत आश्चर्य होता है कि अरे ये तो बहुत बड़ी है, हमारे क्लासरूम्स के हिसाब से तो हमारा क्लासरूम तो इससे बहुत छोटा है। और वो पूरी बुक से भरी हुई है, चारों तरफ उसमें शेल्फ्स है, और एक कॉर्नर में वो देखती है कि वहाँ एक कबर्ड है जो कि पुराने वॉल्यूम से भरा हुआ है, जो कि जिसे वो खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो खोल नहीं पाती। तो उसकी जो लाइब्रेरी की टीचर होती हैं वो उसके पास आती हैं और वो कहती हैं कि ये सारी रिलीजियस बुक्स हैं, अलग अलग धर्मों से रिलेटेड बुक्स हैं ये। तो मैरी की टीचर बताती है, आपको पता है हमारे पास वेदास का भी एक सेट है। तो मैरी सोचती है कि वेदास क्या होते हैं, तो चलिए पता करते हैं इसके बारे में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, दुनिया की पुरानी किताबों में से एक। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास। देयर आर 4 ऑफ देम, द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। आपने कभी हो सकता है किसी से वेदास के बारे में सुना हो, कभी आपके बड़ों ने कभी आपके सामने जिक्र किया हो वेदास के बारे में। तो हमारे पास 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। द ओल्डेस्ट वेदा इज़ द ऋग्वेदा, और इन चारों में जो सबसे पुराना है वो है ऋग्वेदा, कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो, जो आज से लगभग 3500 साल पहले कंपोज किया गया था। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड। तो जो ऋग्वेदा है उसमें थाउजेंड्स, हज़ारों के आसपास हाइम्स हैं, या जिन्हें हम कहते हैं सुक्ता हैं, जिनका मतलब जो हमारे लिए सही बातें हैं, जो हमारे लिए सही काम है करने लायक। These hymns are in praise of various gods and goddesses। तो जो ये हाइम्स लिखी गई हैं ऋग्वेदा में, ये अलग अलग भगवान और अलग अलग देवी देवताओं के लिए लिखी गई हैं। 3 gods are specially important: अग्नि, the god of fire; Indra, a warrior god; and Soma, a plant from which a special drink was prepared। तो जो हमारे वेदास लिखे गए उनके अकॉर्डिंग 3 जो उन्होंने कहा है भगवान जिन्हें उन्होंने स्पेशल इम्पॉर्टेंस दी है वो हैं अग्नि यानी कि आग, गॉड ऑफ फायर अग्नि के देवता यानी कि अग्नि। सेकंड हमारा आता है इंद्रा जो कि युद्ध के देवता है, और थर्ड हमारा आता है सोम जो कि एक तरह का ड्रिंक होता है जो एक पौधे से हमें मिलता है। These hymns were composed by sages, rishis. Priests taught students to recite and memorize each syllabus, word and sentence bit by bit with great care। तो उस वक्त जितनी भी हमें हाइम्स मिलती है वेदास में,
वो उस वक्त के जो ऋषिज थे उनके द्वारा कंपोज की गई होती थी, उनके द्वारा बोली गई होती थी। तो वो अपने स्टूडेंट्स को बोलकर ये सारी हाइम्स लर्न करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए बताते थे। और जैसे ही ये जिस तरह से ये वेदास में लिखी गई हैं तो उनके स्टूडेंट वर्ड टू वर्ड इन्हें लर्न करते थे, जैसा कि इन्हें उनके गुरु ने बताया है। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्नड बाय मैन। तो जितनी भी इसमें हाइम्स लिखी गई हैं वो ज़्यादातर कंपोज की गई हैं, पढ़ाई गई हैं, लर्न की गई हैं सिर्फ और सिर्फ मेन के द्वारा। अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन। तो इसमें बहुत कम हैं, बहुत थोड़ी सी हैं जिन्हें कि वुमेन ने कंपोज किया। द ऋग्वेदा इज़ इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज। तो जो ये ऋग्वेदा है वो पुरानी संस्कृत में लिखा गया है, वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। जो संस्कृत आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं, वैदिक संस्कृत इससे बहुत ज़्यादा अलग थी। द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड। जो हम आजकल बुक्स पढ़ते हैं वो रिटन होती हैं, प्रिंटेड होती हैं, हमारे लिए वो इजीली अवेलेबल होती हैं, हम उनको कहीं से भी खरीद कर पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमारे वेदास थे पहले वो सब रिसाइट किए जाते थे, लर्न किए जाते थे और बार बार उनको रिपीट किया जाता था अपने स्टूडेंट्स के सामने। तो जितने भी उस वक्त के ऋषि थे उन्हें वो सारे वेदास लर्न थे और वो बार बार उन्हें अपने स्टूडेंट्स के सामने रिपीट करते थे ताकि उनके स्टूडेंट्स भी उन्हें लर्न कर सकें। वो रिटन मटेरियल नहीं था उस वक्त। It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. तो जितने भी हमने ये वेदास देखे हैं ये पहले रिटन फॉर्म में नहीं थे, इन्हें 200 साल पहले ही सिर्फ लिखा गया है, जबकि बहुत पहले से हमारे देश में वेदास के जो हाइम्स हैं वो गाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया है, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। हम पहले लेसन को आगे बढ़ाने से पहले इसे एक बार देख लेते हैं। संस्कृत इज़ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। तो जो संस्कृत है हमारी भाषा वो इंडो यूरोपियन फैमिली की ही एक लैंग्वेज है। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असमीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, एशियन लैंग्वेजेस सच एज पर्शियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family। तो इस फैमिली के अंदर, इंडो यूरोपियन फैमिली के अंदर इंडिया की और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे कि असमीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। इसके अलावा इस फैमिली में कुछ एशियन लैंग्वेजेस भी आती हैं, जैसे कि पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है लैंग्वेजेस का जिसे हम इंडो यूरोपियन के नाम से जानते हैं। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। तो इसे हम एक फैमिली क्यों बोलते हैं लैंग्वेजेस की, क्योंकि इनके जो वर्ड्स हैं उनका जो ओरिजिन है वो एक जैसा है, एक ही जगह से वो ओरिजिनेट हुई हैं। टेक अ वर्ड मात्र। संस्कृत में हम मात्र बोलते हैं, हिंदी में हम उसे बोलते हैं माँ और इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं मदर। तो ठीक है ना, इन तीनों ही वर्ड का ओरिजिन एक जैसा है तो इन्हें हम एक ही ग्रुप में रखते हैं, इंडो यूरोपियन फैमिली के ग्रुप में। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटीज़? इसके अलावा आपको इनमें कोई और सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं तो आप वो बता सकते हैं। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग्स टू डिफरेंट फैमिलीज़। इसके अलावा जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है उसमें और भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं जो कि अदर फैमिलीज़ को बिलोंग करती हैं। फॉर इंस्टेंस दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली। तो जो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड में बोली जाती हैं उन्हें हम रखते हैं तिब्बतो बर्मन फैमिली के अंडर। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। तो जो और भाषाएं हैं हमारी, जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है या फिर मलयालम है, इन्हें हम द्रविड़ फैमिली के अंतर्गत रखते हैं। एंड द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली।
और कुछ जो लैंग्वेजेस हैं हमारी जो कि झारखंड या सेंट्रल इंडिया में बोली जाती हैं उन्हें हम रखते हैं एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली के अंतर्गत। लिस्ट द लैंग्वेजेस यू हैव हर्ड अबाउट एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाई द फैमिलीज टू विच दे बिलोंग। तो जो आपने अभी तक अगर कोई लैंग्वेजेस हिंदी के अलावा इंग्लिश के अलावा सुनी हैं तो आप उन लैंग्वेजेस की एक लिस्ट बनाइए और पता कीजिए कि वो कौन सी फैमिली के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए अपने लेसन पर दोबारा आते हैं हम। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। हिस्टोरियंस ने ऋग्वेदा को किस तरह से स्टडी किया, किस तरह से उन्होंने इसे पढ़ा। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट्स find out about the past, but in addition to material remains, they examine written sources as well. तो जो हमारे हिस्टोरियन हैं, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे जो पास्ट के जितने भी मटेरियल उनको मिलते हैं, जो हमें रिमेन्स मिलते हैं, उन्हें पढ़कर वो हमारी जो हिस्ट्री है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। इसके साथ साथ वो उस वक्त के जो रिटर्न सोर्सेज हैं उन पर भी ध्यान देते हैं, उन्हें भी वो पढ़ते हैं और देखते हैं कि उस वक्त के रिटर्न सोर्सेज से क्या क्या चीज़ें उनको मिल सकती हैं। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। देखते हैं कि उन्होंने ऋग्वेदा को किस तरह से पढ़ा होगा। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। तो जो ऋग्वेदा की कुछ हाइम्स हैं वो डायलॉग्स की तरह हैं, जैसे कि दो इंसानों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन चल रही है। This is part of one such hymn, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers, Bees and Satluj, that were worshipped as goddesses. तो आगे हमें नेक्स्ट पेज पर कुछ हाइम्स दी गई हैं जो कि डायलॉग की फॉर्म में हैं, और जो ये कन्वर्सेशन है वो विश्वामित्र जो कि एक संत रहे हैं उनके और दो नदियों बीज और सतलेज के बीच में हो रही है ये कन्वर्सेशन। और जो ये सतलेज और बीज रिवर हैं इन्हें देवी के रूप में पूजा जाता रहा है। फाइंड द रिवर ऑन मैप 1 पेज नंबर 2 देन रीड ऑन। तो पेज नंबर 2 पर आप देखिए एक बार कि ये रिवर्स दोनों कहाँ पर हैं, और साथ ही हम ये पढ़ लेते हैं पैराग्राफ आगे जो कि दिया गया है डायलॉग्स की फॉर्म में। विश्वामित्रा एंड द रिवर्स। विश्वामित्रा, ओ रिवर्स, come down from the mountains like two swift horses, like two shining cows that lick their calves. तो जो विश्वामित्र हैं उन दोनों नदियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से आसानी से आराम से नीचे उतर कर आइए, जैसे कि कोई दो घोड़े नीचे उतर कर आ रहे हैं आराम से, या फिर जैसे लगता है कि जो दो गायें हैं वो अपने बछड़ों को चाट रही हैं। इतने शांति से, इतने आराम से आप इन पहाड़ों से उतर कर नीचे आ जाइए। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी through the power of Indra, you are full of water and wish to unite with one another. तो वो ये भी कह रहे हैं कि आप इस तरह से आइए कि जो इंद्रदेव के जैसे घोड़े हैं, जो चैरियोट मतलब रथ, उनका जो रथ पूरे समंदर को जो क्रॉस करके जाता है, उस तरह से आप ये पहाड़ों को क्रॉस कर कर आ जाइए। आप पानी से और लोगों की इच्छाओं से भरपूर हैं, आप लोगों की विश पूरी करने के लिए तैयार हैं, तो आप उनकी विश पूरी करने के लिए इन पहाड़ों से उतरकर नीचे आ जाइए। द रिवर्स, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलॉन्ग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैनॉट बी स्टॉप्ड। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज। तो जो रिवर्स हैं वो कहती हैं कि हम पानी से भरपूर नदियां हैं और जो भगवान ने हमारे लिए रास्ता बनाया है हम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन अगर हमने एक बार बहना शुरू कर दिया तो फिर हमें रोका नहीं जा सकता। तो फिर ऐसे में आप हमसे क्यों प्रेयर कर रहे हैं, हे साधु, आप हमसे क्यों प्रेयर कर रहे हैं कि हम पहाड़ों से उतरकर नीचे कदम रखें। विश्वामित्रा, Oh sisters, please listen to me. The singer who has come from a distance with his chariots and carts, let us waters not rise above our axles so that we can cross safely.
तो विश्वामित्र उनसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं और उन्हें सिस्टर कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि जैसे एक सिंगर दूर से चला आ रहा है अपने चैरियट्स के साथ, अपने कार्ट्स के साथ, तो आप इस तरह से इतने आराम से अपने पानी के साथ यहाँ पर उतरिए कि जो उनके एक्सल्स हैं, जो उनके व्हील के जो एक्सल्स हैं, वो पानी में ना डूब सकें, ताकि हम आसानी से इस रास्ते को क्रॉस कर सकें। द रिवर्स, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। तो रिवर्स उन्हें कहती हैं कि ठीक है, हम आपकी प्रार्थना पर ध्यान देते हैं और इतने आराम से ही हम सेफ नीचे उतरेंगे ताकि आप सेफली हमें क्रॉस कर सके। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दिस हाइम वॉज कंपोज इन द एरिया वेयर दीज रिवर्स फ्लो। तो जैसे कि हमने देखा पहले कि हिस्टोरियन इन जितने भी हमारे रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, जब उनको वो देखते हैं तो पता करते हैं कि उनमें किस एरिया का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर जो हाइम्स हम देख रहे हैं उन्हें पढ़ने के बाद लगता है कि ये वहाँ पर कंपोज की गई हैं जहाँ जिस एरिया में ये दोनों रिवर्स बहती हैं। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन अ सोसाइटी वेयर हॉर्सेस एंड काउज वर वैल्यूड एनिमल्स। साथ ही जो ये हाइम्स हैं इन्हें पढ़ने के बाद हमारे हिस्टोरियंस ने ये भी कहा है कि जो इस वक्त इसमें इन हाइम्स में जिस साधु की बात की गई है विश्वामित्रा की, वो एक ऐसी सोसाइटी में रहते थे जहाँ पर कि हॉर्सेस को और काउज को बहुत वैल्यूएबल एनिमल्स माना जाता था, उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। तभी उन्होंने अपनी हाइम्स में या अपनी कन्वर्सेशन में इन दोनों ही एनिमल्स का जिक्र किया है। दैट इज़ वाई द रिवर्स आर कंपेयर्ड टू हॉर्सेस एंड काउज। इसीलिए उन नदियों का कंपैरिजन हॉर्सेस और काउज के साथ किया गया है। डू यू थिंक चैरियट्स वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट? क्या आपको लगता है कि चैरियट्स भी उस वक्त इम्पॉर्टेंट थे? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अपना आंसर करते हुए आप इसका कारण ज़रूर बताइए। रीड द वर्सेस एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर मेंशन्ड। तो ये जो ऊपर वर्सेस दिया गया है इसे दोबारा पढ़िए और पता कीजिए, इसमें देखिए कि कौन कौन से जो ट्रांसपोर्ट के मोड्स हैं वो इसमें हमने देखे हैं। अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन द हाइम्स। इसके अलावा जो इंडस रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और साथ ही सरस्वती नदी है जो, उनका भी इन हाइम्स में जिक्र किया गया है। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस। और इन हाइम्स में गंगा और यमुना का नाम सिर्फ एक एक बार लिया गया है। लुक एट मैप 1 एंड लिस्ट 5 रिवर्स दैट आर नॉट मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में हमने कुछ नदियों के नाम अभी यहाँ पढ़ लिए हैं। इनके अलावा जिन नदियों का जिक्र ऋग्वेदा में नहीं किया गया है, आपको उन नदियों की एक लिस्ट बनानी है। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन, स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। तो जो हमारा ऋग्वेदा है उसमें बहुत सारी हमें ऐसी प्रेयर्स मिलती हैं जिनमें कि कैटल्स का, चिल्ड्रन का और हॉर्सेस का जिक्र किया गया है, और चिल्ड्रन में स्पेशली बेटों का जिक्र किया गया है। हॉर्सेस वर यॉक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल। तो जो हॉर्सेस थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उन्हें रथों में जोता जाता था, जोड़ा जाता था लड़ाइयाँ या युद्ध लड़ने के लिए, और इन युद्ध के द्वारा जो कैटल्स थी उन्हें कैप्चर किया जाता था, उन्हें जीत लिया जाता था। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पेस्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट रिपर्न क्विकली सच एज बार्ले। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। तो इन कैटल्स के अलावा जो कुछ युद्ध थे या कुछ लड़ाइयाँ थी वो ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी ताकि वहाँ पर खेती बाड़ी की जा सके, और साथ ही कई बार ये युद्ध पानी के लिए भी लड़ा जाता था और वहाँ के जो इंसान थे उन्हें कैप्चर करने के लिए भी लड़ा जाता था ताकि उन्हें अपने यहाँ रखकर गुलाम बनाया जा सके। सम ऑफ द वेल्थ that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priests and rest was distributed amongst the people। और इनमें जितनी भी वो संपदा लूटते थे
उनमें के उसका कुछ एक हिस्सा जो उस वक्त के लीडर होते थे वो अपने पास रखते थे, कुछ वहाँ के जो प्रीस्ट होते थे, जो पुजारी होते थे, पंडित होते थे, उनको दे दिया जाता था, और बाकी का हिस्सा जो होता था वो आम जनता में बांट दिया जाता था। Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices in which offering were made into the fire। और इसमें से इस पूरी लूट का कुछ हिस्सा, इस पूरी संपत्ति का एक हिस्सा वो यजनाज में भी यूज़ करते थे, यानी कि यज्ञ में भी इस्तेमाल में लाते थे इस पैसे को वो, और उसमें सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, उसमें कुछ बलियाँ दी जाती थी, यानी कि अग्नि को कुछ भेंट दिया जाता था। These were meant for gods and goddesses। और ये माना जाता था कि जो भी हम सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं वो सब भगवान को समर्पित है, वो सब भगवान के पास जाता है। ऑफरिंग could include घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। तो जो अग्नि में चढ़ाया जाता था, जो भी सेक्रीफाइस किए जाते थे, उसमें ज़्यादातर वो घी का और अनाजों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कुछ एविडेंसेस हमें ये भी मिलते हैं कि शायद वो एनिमल्स की बलि भी देते थे। मोस्ट मेन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स। इस तरह के जो युद्ध होते थे उस वक्त, उसमें ज़्यादातर जो इसमें पार्टिसिपेट करते थे वो मेन होते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। यहाँ पर इस वक्त लोगों के पास रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, युद्ध के लिए वो हमेशा तैयार नहीं रहते थे, बल्कि इसके अलावा वो कुछ असेंबलीज करते थे जिसमें जो आम लोग थे वो बैठकर आपस में बातें करते थे, डिस्कस करते थे, युद्ध के बारे में बातें करते थे और शांति के बारे में भी बातें करते थे कि किस तरह से हमें शांति बरकरार रखनी है। दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। और इन्हीं सभाओं में बैठकर वो अपने लिए एक ऐसा नेता चुनते थे जो कि बहादुर होता था और वीर योद्धा की जिसके पास स्किल्स होती थी। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। देयर आर सेवरल वेज इन डिस्क्राइबिंग पीपल in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and cultural practices। तो जो इंसान होते हैं उन्हें हम डिस्क्राइब करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे कि वो किस तरह का काम करते हैं, वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं, उनकी फैमिली कौन सी भाषा बोलती है, वो किस जगह पर रहते हैं, उनकी जो कम्युनिटी है वो किस तरह की है, वो किस तरह के जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करते हैं। तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसके हिसाब से कि हम डिसाइड करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसी इंसान के बारे में। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में किस तरह से इंसानों को अलग अलग कैटेगरी में डिस्क्राइब किया गया है वो हम देख लेते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। द प्रीस्ट्स समटाइम कॉल्ड ब्राह्मण्स हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स एंड द राजाज। तो जो अपना ऋग्वेदा है इसमें जो जिस तरह से पीपल्स को डिस्क्राइब किया गया है उसमें मेन दो ही तरह के इंसान आते हैं। पहला है प्रीस्ट या ब्राह्मण जो कि पूरी रिचुअल परफॉर्मेंस करते थे, जितने भी धार्मिक कर्म कांड हैं वो सभी यही पुजारी ही करते थे, ब्राह्मण्स ही करते थे। इसके अलावा दूसरी अगर हम किसी पीपल्स की बात करते हैं तो वो है राजा। राजा और ब्राह्मण इन दोनों का जिक्र ही ऋग्वेदा में किया गया है। दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। तो ये जो राजा हैं ये उस तरह के राजा नहीं होते थे जिसका कि अब आप आगे इस किताब में पढ़ेंगे या जिसका कि इस किताब में जिक्र किया गया है। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, पैलेसेस और आर्मीज, नॉर डिड दे कलेक्ट टैक्सेस। तो जो ये इस तरह के राजा थे उस वक्त, ना तो उनके पास कोई कैपिटल सिटी थी, ना ही बड़े बड़े उनके पास महल थे, ना उनके पास अपनी कोई आर्मी थी और ना ही वो टैक्स कलेक्ट किया करते थे। जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजाज। और ज़्यादातर जो बेटे होते थे वो ऑटोमेटिकली अपने आप सक्सीड नहीं करते थे कि अगर बाप राजा है तो बेटा भी राजा ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। Read the previous section once more and see whether you can find out what the rajas did। तो जो पीछे एक हमने पैराग्राफ दिया है उस सेक्शन को आप दोबारा पढ़िए और पता कीजिए कि अगर राजा इस तरह के कोई काम नहीं करते थे तो फिर वो करते क्या थे।
Two words were used to describe the people or the community as a whole. One was the word jana, which we still use in Hindi and other languages. The other was wish. The word vaishya comes from wish. You will learn more about this in chapter 6. तो जो आम पीपल थे उन्हें दो शब्दों से डिस्क्राइब किया जाता था। पहला था जना, जिसे आजकल भी हम हिंदी में यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं जन, और दूसरा वर्ड था विश, जिससे कि वैश्य बने। इन दोनों के बारे में आप चैप्टर 6 में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। सेवरल विश और जना आर मेंशन्ड बाय नेम। तो बहुत सारे ऐसे जन या विश थे जिन्हें कि उनके नाम से मेंशन किया गया है इन ऋग्वेदा में। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जना और विश, द भारत जना और विश, द यदुजना और विश, एंड सो ऑन। जैसे कि हम अपने इसमें देखते हैं, इसमें बहुत बार ये वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे पुरुजन या फिर भारत जन या यदुजन। इस तरह के बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल हमारे ऋग्वेदा में किया गया है। डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फेमिलियर? क्या इसके अलावा आपको कुछ और ऐसे शब्द समझ में आते हैं या शब्द आपको याद आते हैं जो कि इनसे फेमिलियर साउंड करते हैं? Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponents Dasas or Dasyus. तो जो इन हाइम्स को कंपोज करते थे वो इंसान खुद को आर्याज के नाम से बुलवाते थे, या कहें कि वो आर्याज के नाम से जाने जाते थे, और जो उनके ओपोनेंट होते थे, जो उनके विपरीत होते थे, उन्हें दासाज या दस्यूज के नाम से जाना जाता था। There were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. तो ये इस तरह के इंसान होते थे जो कि ज़्यादातर ना तो सेक्रीफाइसेस करते थे, इस तरह का कोई वो धार्मिक कर्मकांड नहीं करते थे, और वो अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते थे, तो उन्हें दासाज या दस्यूज के नाम से जाना जाता था। लेटर द टर्म दासा एंड द फेमाइन दासी केम टू मीन स्लेव। और पहले ये जैसा कि हमने कहा कि जो रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे उन्हें आर्यास कहते थे, और जो उनके विपरीत होते थे उन्हें दासास कहते थे। लेकिन बाद में दास और दासी शब्द का प्रयोग स्लेव के लिए या गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। तो जो स्लेव्स होते थे वो युद्ध में जीते गए महिला या पुरुष होते थे। दे वर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर। वो अपने मालिक के द्वारा एक प्रॉपर्टी की तरह माने जाते थे। हु कुड मेक देम डू वट एवर वर्क दे वॉन्टेड। और उनके मालिक जो भी काम उनसे करवाना चाहते वो उनसे फ्रीली करवा सकते थे बिना किसी बंधन के। While the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. जिस वक्त की ऋग्वेदा लिखा गया नॉर्थ वेस्ट, हमारे सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, उस वक्त जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था उसके और पार्ट्स में भी तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही थी ना। तो चलिए उसे हम एक बार देख लेते हैं। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। लुक एट द illustration on the next page. These stone boulders are known as megaliths, लिटरली बिग स्टोन्स। तो ये पेज पर दिए गए हैं, यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इन बड़े बड़े पत्थरों को ही मेगालिथ्स के नाम से हम जानते हैं। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स। तो इनको बहुत अच्छे से अरेंज किया जाता था उस वक्त के इंसानों के द्वारा, और इन्हें बरियल साइट्स के रूप में वो प्रयोग में लाते थे। द प्रैक्टिस ऑफ erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India and in the North East and Kashmir. तो जितने भी ये मेगालिथ्स को खोदने की या खुदाई का जो काम था वो 3000 साल पहले शुरू हुआ था हमारे पूरे डेक्कन एरिया में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में।
ये बड़े बड़े पत्थरों को ज़मीन से निकालते थे और बरियल साइट्स के आसपास इनको जमा कर देते थे, इकट्ठा कर देते थे, ताकि वो अलग से उनको दिखा सकें कि ये हमारी बरियल साइट्स हैं। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर शोन ऑन मैप 2। मैप है वहाँ पर कुछ आपको मेगालिथ साइट्स भी बताई गई हैं। While some megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground। तो कुछ ऐसी मेगालिथ साइट्स हैं जो कि हमारी ज़मीन से ऊपर आ गई हैं, यानी कि जिनकी हमने खुदाई कर ली है, लेकिन अभी भी बहुत सारी बरियल साइट्स ऐसी हैं जो कि अभी तक अंडरग्राउंड हैं, जो कि अभी तक ज़मीन में दफन है, जिनकी खुदाई अभी तक नहीं की गई है। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indication that there are burials beneath। तो जो यहाँ पर कुछ हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को साइट्स मिलती हैं, उसमें से कुछ में तो उन्हें जो बोल्डर्स होते हैं वो एक सर्कल की शेप में रखे हुए मिलते हैं। इसका मतलब उस सर्कल के सेंटर में उन्होंने डेड बॉडी को बरीड किया है, दबाया है, दफनाया है। लेकिन कहीं कहीं पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को एक सिंगल स्टोन मिलता है उस साइट के ऊपर रखा हुआ, जिससे कि पता लगता है कि यहाँ पर उन्होंने किसी की डेड बॉडी को दबाया है। देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे कि इंसान करते थे उस वक्त मेगालिथ्स बनाने के लिए। वी हैड मेड अ लिस्ट हेयर। हमने यहाँ एक लिस्ट बनाई है। ट्राई एंड अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ जो लिस्ट दी गई है वो शफल की गई है, आपको इन्हें सीक्वेंस वाइज लगाना है। ओके। डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, ब्रेकिंग बोल्डर्स, प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजिशन, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, शेपिंग स्टोन्स एंड बरिंग द डेड। तो ये सारे जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं वो शफल्ड हैं। आपको इनको एक सीक्वेंस देना है, इनको सही लाइन में आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। जितनी भी बरियल साइट्स मिली हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, उसमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं। जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। तो जितने भी यहाँ पर जो डेड बॉडीज़ मिली हैं उनके साथ उन्हें कुछ पोर्ट्स भी मिले हैं जिन्हें कि हम ब्लैक या रेड वेयर के नाम से जानते हैं। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। इसके साथ साथ कुछ ऐसी साइट्स भी मिली हैं जिनमें से हमें कुछ वेपन्स मिले हैं जो कि आयरन के हैं, और कुछ में हॉर्स या हॉर्सेस के स्केलेटन और इक्विपमेंट और ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। किसी किसी में कुछ ऑर्नामेंट्स गोल्ड के बने हुए, कुछ स्टोन के बने हुए भी हमें बरियल साइट्स में मिले हैं। वॉज आयरन यूज्ड इन द हरप्पन सिटीज़। तो क्या आप बता सकते हैं कि हरप्पन सिटीज़ में आयरन का इस्तेमाल होता था या नहीं होता था? इसका आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिलेगा जिसे हमने अभी पढ़ा है। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग्ड टू द डेड पर्सन। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि जो हमें बरियल साइट्स पर डेड बॉडी के साथ जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, इसका मतलब वो सारे ऑब्जेक्ट्स उस डेड पर्सन को बिलोंग करते थे। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। कई बार एक ग्रेव में दूसरी ग्रेव के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, ज़्यादा चीज़ें हमें मिलती हैं। Find Brahmagiri on map 2. Here one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell। तो यहाँ पर ब्रह्मगिरी में जो कि मैप 2 में दिखाया गया है, यहाँ पर एक ऐसा स्केलेटन मिला है जिसकी हमें बरियल साइट पर 33 गोल्ड बीड्स मिले हैं, 2 स्टोन बीड्स मिले हैं, 4 कॉपर की बैंगल्स मिली हैं, साथ ही एक कॉन्च शेल मिला है। ठीक है। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पोर्ट्स। और कुछ ऐसे स्केलेटन भी हैं जिनके साथ सिर्फ कुछ पोर्ट्स ही मिलते हैं, ज़्यादा मटेरियल वहाँ पर हमें नहीं मिलता। These finds suggest that there was some difference in status amongst the people who were buried।
तो जितनी भी चीज़ें मिलती हैं इनसे हमें पता लगता है कि उस वक्त के जो इंसान थे उनके स्टेटस में थोड़ा बहुत फ़र्क होता था उस वक्त, क्योंकि किसी के बरियल साइट पर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, किसी के यहाँ पर हमें बस थोड़े से पॉट्स या थोड़ी सी चीज़ें ही मिलती हैं. So we can say that some were rich, other poor, some chiefs, other followers. तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि उनमें से कुछ अमीर थे, कुछ गरीब, कुछ हेड होते थे और कुछ उनके फॉलोअर्स होते थे. Were some burial spots meant for certain families? तो कुछ बरियल साइट्स ऐसी भी थी क्या जिन्हें देखकर हमें पता लगता है कि वो शायद किसी एक पूरी फैमिली को बिलोंग करती हैं. Sometimes megaliths contain more than वन स्केलेटन. तो जितनी हमें मेगालिथ साइट्स मिली हैं उनमें से कुछ मेगालिथ्स ऐसे भी हमें मिली हैं जिनमें एक से ज़्यादा स्केलेटन हमें मिले हैं. These indicate that people perhaps belonging to the same family were buried in the same place, though not at the same time. तो इन्हें देखकर हमें यही लगता है कि हो सकता है वहाँ पर एक ही फैमिली के इंसानों को दफन किया गया है, लेकिन एक ही समय पर नहीं. The bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes. Stone circles or boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial site, so that people could return to the same place whenever they wanted to. तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ये बरियल साइट हमें मिली है जिसमें एक से ज़्यादा स्केलेटन मिले हैं हमें, उसमें उन्होंने सबसे पहले एक डेड बॉडी को दफन किया और वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा सा मेगालिथ रख दिया, बड़ा सा स्टोन रख दिया, ये इंडिकेट करने के लिए कि अगर हमें फिर कभी यहाँ आना पड़े तो हम आसानी से इस जगह को पहचान सकते हैं. और उसके बाद अगर उनकी फैमिली में किसी और की डेथ होती तो उसे वहीं पर ले आते और वहीं पर दफना देते. तो इस तरह की साइट्स को देखकर लगता है कि वो शायद एक फैमिली साइट रही होगी. अ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव. और इनाम गांव में हमें एक अलग ही तरह की बरियल साइट भी देखने को मिलती है. फाइंड इनाम गांव ऑन मैप 2. मैप 2 में देखिए कि इनाम गांव कहाँ पर है. इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़. ये घोड़ रिवर के पास की एक साइट है. अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा. भीमा रिवर के आसपास, जो भीमा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है उसके आसपास की ये जगह है. इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो. तो जो ये हमें साइट मिली है वो हमें 3600 से लेकर 2700 वर्ष पूर्व की मिली है. Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north. तो जो साइट मिली है हमें इसमें ज़्यादातर जो अडल्ट्स की हमें साइट मिली है, ज़्यादातर जो यंग पर्सन्स थे उनकी मिली है साइट. और उसमें जब वो उनको डेड बॉडीज़ को लिटाते थे तो उनका जो सिर था वो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन में वो रखते थे. समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेस. कई बार घरों के अंदर भी हमें बरियल साइट्स मिली हैं. वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड. और जब वो हमें घरों के अंदर जो बरियल साइट्स मिली हैं उनके अंदर हमें वेसल्स भी मिले हैं जो कि खाने से और पानी से भरकर उन्होंने डेड बॉडी के साथ रख दिए थे. वन मैन वॉज फाउंड बरिड इन अ लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest house at the site, in the center of the settlement. तो जो ये हमें एक साइट मिली है उसमें हमें एक ऐसी डेड बॉडी मिली है जिसमें कि एक इंसान को एक जार में चौकड़ी मारकर बिठाकर उसमें उन्होंने बरिड किया है. जो जार है उसकी 4 टांगें हैं और उसे उन्होंने घर के बीच में ही दफन कर दिया है और उस घर के चारों तरफ 5 कमरे हैं. ठीक है, तो काफ़ी बड़ा वो घर है. उसके बीच में जो सेंटर पोर्शन है वहाँ पर उन्होंने उस इंसान के उस जार को बरिड कर दिया था. दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी. द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस-लेग्ड पोजिशन. तो जो ये घर है उसमें एक ग्रेनरी भी मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को. साथ ही जो डेड बॉडी उन्होंने रखी थी उस जार के अंदर वो क्रॉस-लेग्ड है, यानी कि जैसे हम चौकड़ी मारकर बैठते हैं इस तरह से उसको उस जार के अंदर बिठाया गया है. डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ अ चीफ? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. तो क्या आपको लगता है कि वो जो बॉडी है जो घर के अंदर मिली है एक, तो वो वहाँ उस घर के चीफ की रही होगी या उस घर के किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन की रही होगी? तो अपने आंसर में रीजन्स बताइए.
वट स्केलेटल स्टडीज टेल अस, जो स्केलेटल की स्टडीज़ होती है वो हमें क्या कुछ बताती है। इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज, हाउ एवर देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय। तो जितनी भी बरियल साइट्स मिलती हैं उनमें से एक छोटे बच्चे के स्केलेटन को अलग से आइडेंटिफाई करना इजी होता है क्योंकि उसका साइज़ छोटा होता है। लेकिन अगर एक अडल्ट का स्केलेटन है तो उसमें ये लड़के का स्केलेटन था या एक लड़की का स्केलेटन है, इसके बारे में पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये डिफरेंस बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट ऑफ अ मैन और अ वमेन। तो क्या हम बता सकते हैं कि वो स्केलेटन आदमी का है या औरत का है। समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन। तो कई बार वो जो इंसान खुदाई कर रहे हैं वो इस बेस पर बता देते हैं स्केलेटन के बारे में कि उसके पास हमें क्या कुछ मिला है, उसके बेस पर वो बता देते हैं कि वो स्केलेटन एक आदमी का है या एक औरत का। फॉर इंस्टेंस, इफ़ अ skeleton इज फाउंड विद ज्वेलरी, इट इज़ समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ अ वुमन। However, there are problems with this. Often men also wore ornaments. तो कई बार जो खुदाई करने वाले होते हैं वो सिर्फ वहाँ के गहने या कुछ सामान देकर बता देते हैं। अगर वहाँ पर आपको बहुत सारी ज्वेलरी मिली है तो वो बता देते हैं ये किसी वुमेन की ग्रेव रही है, किसी वुमेन का स्केलेटन है ये। और अगर उन्हें ऐसे चीज़ें नहीं मिलती तो वो बताते हैं कि ये एक मैन का बरियल साइट है। लेकिन ये कहना भी कई बार 100% सही नहीं होता है क्योंकि उस वक्त जो मेन थे वो भी ऑर्नामेंट का इस्तेमाल करते थे, वो भी गहने पहनते थे। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ स्केलेटन इज़ टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। तो इस तरह के आइडिया लगाने से बेटर है कि वो जो बोन स्ट्रक्चर है स्केलेटन का उसको ध्यान से देखा जाए, उसके बेस पर बताया जा सकता है कि वो स्केलेटन किसका है। The hip or the pelvic area of women is generally larger to enable childbearing. तो जो स्केलेटन मिलता है हमें उसका जो हिप एरिया और पेल्विक एरिया देखकर बताया जा सकता है कि ये जो स्केलेटन है वो मैन का है या वुमेन का, क्योंकि जो वुमेन का जो पेल्विक एरिया और जो हिप एरिया होता है वो जेंट्स के कंपैरिजन में बड़ा होता है। These distinctions are based on modern skeletal studies। और ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं ये मॉडर्न skeleton studies पर बेस्ड हैं। About 2000 years ago, there was a famous physician named Chakravaz wrote a book on medicine known as the चक्र संहिता। 2000 साल पहले एक बहुत फेमस फिजिशियन हुए हैं जिनका नाम था चक्र, जिन्होंने मेडिकल साइंस पर एक किताब लिखी जिसे कहते हैं हम चक्र संहिता। There he state that the human body has 360 bones। और इस उन्होंने बुक में लिखा है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 360 बोन्स होती हैं। दिस इज़ मच लार्जर नंबर दैन द 200 बोन्स दैट रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटॉमी। जो मॉडर्न एनाटॉमी है, एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ स्केलेटन, तो जो मॉडर्न एनाटॉमी है उसके अकॉर्डिंग वो 200 बोन्स मानते हैं, जबकि चक्र संहिता में 360 बोन्स का जिक्र किया गया है। तो चक्र अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो जो चक्र संहिता में लिखा गया है वो भी गलत नहीं है क्योंकि उन्होंने इसके अंदर टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज भी शामिल किए हैं। हाउ डू यू थिंक ही फाउंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल। तो एक बार आप सोचिए और पता कीजिए कि उन्होंने उस वक्त इतनी डिटेल में ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती है ये कैसे पता किया होगा। ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। इनाम गांव में किस तरह के ऑक्यूपेशंस थे वहाँ के इंसानों के, वहाँ के लोकल पर्सनस के। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सीसेम। तो यहाँ पर हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कई अलग तरह के बीज मिले हैं जिनसे कि पता लगता है कि हो सकता है वो इन सब की फार्मिंग करते होंगे तभी उन्हें यहाँ सब ये बीज मिले हैं। जैसे कि बार्ले के, राइस, पल्सेस, व्हीट, मिलेट्स, पीज और सीसम, ये सारे उन्हें बीज वहाँ पर मिले हैं। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दैट मे हैव बीन यूज्ड एज फूड हैव ऑल्सो बीन फाउंड। इसके अलावा कुछ एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं जिन पर कि कट के निशान हैं, जिससे देखकर लगता है कि इन्हें वो अपने खाने के रूप में इस्तेमाल करते थे।
These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare and mongoose. Besides birds, crocodile, turtle, crab and fish. तो इन एनिमल्स में जो मिले हैं, जिनके स्केलेटन या जिनकी बोन्स मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को, वो हैं कैटल, बफलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर एंड डियर। इसके अलावा उन्हें मिले हैं ब्लैक बक और एंटीलॉप, यहाँ तक कि खरगोश और मोंगूज भी उन्हें मिले हैं। इन सब के अलावा वहाँ पर उन्हें कुछ बर्ड्स की, कुछ क्रोकोडाइल्स की, कुछ टर्टल की, कुछ क्रैब्स की और कुछ फिशेस की बोन्स भी मिली हैं। There is evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates and a variety of berries were collected. इसके अलावा उन्हें कुछ जंगली फ्रूट्स भी वहाँ मिले हैं, उनके भी बीज मिले हैं वहाँ पर, जैसे बेर, आंवला, जामुन, डेट्स और कुछ और बेरीज, उनके भी एविडेंसेस हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर मिले हैं। Use these evidence to list the possible occupations of the people at इनाम गांव। तो जो ऊपर हमने लिस्ट दी है उसके हिसाब से आप पता कीजिए कि इनाम गांव के जो पीपल थे वो किस ऑक्यूपेशन को अपनाए हुए थे। अब हम पढ़ते हैं एल्सवेयर। फाइंड चाइना इन योर एटलस। अराउंड 3500 years ago we find some of the first evidence of writing in China। तो आप अपनी एटलस में एक बार चाइना को देखिए, वो कहाँ पर है। हमें 3500 साल पहले चाइना में राइटिंग के यानी कि लिखित भाषा के एविडेंस मिले हैं। दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स, और जो ये राइटिंग थी वो एनिमल बोन्स पर की गई थी। दीज आर कॉल्ड ऑरेकल बोन्स बिकॉज दे वर यूज्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। और जो ये बोन्स हमें मिली हैं उन्हें ऑरेकल बोन्स कहते थे क्योंकि इन्हें फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स। Would they win battles? Would their harvest be good? Would they have sons? The bones were then put into the fire and they cracked because of the heat. Then fortune tellers studied these cracks and tried to predict the future. As you may expect, they sometimes made mistakes. तो जो ये इस तरह की बोन्स होती थी वो राजा उन पर अपने क्वेश्चंस लिखते थे, और क्वेश्चन में वो ज़्यादातर लिखते थे कि क्या मैं इस युद्ध में जीतूंगा, जो इस बार की जो फसल है क्या वो अच्छी होगी, क्या मेरे घर में बेटे का जन्म होगा। इस तरह के क्वेश्चंस वो इन बोन्स पर लिखते थे और इन बोन्स को फिर आग में डाल दिया जाता था, और जब आग में डालते थे तो आग की गर्माइश से ये बोन्स क्रैक हो जाती थी, इन बोन्स में क्रैक आ जाते थे। तो जो फॉर्च्यून टेलर्स होते थे वो इन क्रैक्स को पढ़कर राजा को उनका भविष्य बताते थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्रैक्स को एग्जैक्टली नहीं पढ़ा जा सकता, उन्हें ठीक से नहीं पढ़ा जा सकता है, बल्कि उन्हें कैसे भी नहीं पढ़ा जा सकता। तो ये कहा जा सकता है कि जितनी भी वो भविष्यवाणी करते थे वो बहुत बार गलत भी हो जाती थी। These kings lived in palaces in cities. They amassed vast quantities of wealth, including large, elaborately decorated bronze vessels. However, they did not know the use of iron. तो जो ये इस वक्त के राजा थे चाइना के, वो ज़्यादातर महलों में रहते थे, बड़े बड़े शहरों में रहते थे, और उनके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति होती थी, उनके पास बड़े बड़े ब्रोंज के वेसल्स होते थे, जबकि यहाँ उन्हें आयरन का इस्तेमाल अभी करना नहीं आता था। लिस्ट वन डिफरेंस बिटवीन द राजा ऑफ द ऋग्वेदा एंड दीज किंग्स। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है ये कि आप ऋग्वेदा के राजा के बारे में जो हमने पढ़ा है और जो ये चाइनीज़ राजा होते थे, इनमें कोई डिफरेंस अगर आपको नज़र आता है तो वो बताइए। नेक्स्ट हमारा आता है इमेजिन। यू लिव इन इनाम गांव 3000 years ago एंड द चीफ हैज़ डाइड लास्ट नाइट। आप इनाम गांव में 3000 साल पहले रह रहे हैं और वहाँ का जो चीफ है उसकी पिछली रात ही मृत्यु हो गई है। टुडे योर पेरेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द बरियल। और आपके पेरेंट्स हैं जो वो बरियल के लिए, उनको दफनाने की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्राइब द सीन इंक्लूडिंग हाउ फूड इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द फनरल। व्हाट डू यू थिंक वुड बी ऑफर्ड। तो जो पूरा सीन है आप उसको डिस्क्राइब कीजिए, उस वक्त खाना कैसे बनाया जाएगा, किस तरह से उन्हें दफनाया जाएगा, और पूरी जो परफॉर्मेंस होगी वो किस तरह की होगी। इसके साथ ही, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये आज का लेसन यहाँ ख़त्म होता है। मेरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।